अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज 13 अगस्त 2024 का दिन है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मुमकिना एक्सटेंशन के हवाले से, उस आईनी तरमीम के हवाले से जिसके लिए वफाकी हुकूमत सरतोड़ कोशिश कर रही है और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अपने अदालती फैसलों से उसकी मुकम्मल सहूलतकारी कर रहे हैं। जब जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत से कुछ ऐसा फैसला आता है, जैसा कि गुज़श्ता रोज एक फैसला आया जिसमें 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेकर मुस्लिम लीग नून को दे दी गई, तो उसे भी उसी आईनी तरमीम के सिलसिले की कड़ी बताया जाता रहा और एक मरतबा फिर इस बहस ने जन्म लिया कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन अब बहुत करीब है और मुमकिना तौर पर यह आईनी तरमीम हर सूरत होगी जिसके सिलसिले में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा एक्सटेंशन ले पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने तफसीलात रखूंगा कि क्या अब तक की सूरत हाल के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन हो सकती है, पार्लिमान में नंबर गेम क्या है, एक्सटेंशन के हवाले से क्या कुछ लवाजमात हैं जो वफाकी हुकूमत को पूरे करने हैं और आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या सूरत हाल डेवलप हो सकती है। तो इस सारे मामले में जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो ये है कि क्या चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन होगी। तो मेरे नजदीक अब तक की सूरत हाल के मुताबिक ये एक खारिजुल इम्कान है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन या फिर वो आईनी तरमीम किसी सूरत नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तक चाहे वो मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सहूलतकारी हो या फिर गुज़श्ता रोज जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत से फैसला आया है, उस तमाम तर सूरत हाल के बाद भी अभी तक पार्लिमान में नंबर गेम पूरी नहीं है। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि क्या चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की एक्सटेंशन जो है उसके लिए तरीकाकार क्या है और आयन के किस आर्टिकल में तरमीम की जानी है। आयन का आर्टिकल 169 जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की रिटायरमेंट की एज का तयन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हर जज 65 बरस की उम्र में रिटायर हो जाएगा, तो उस आयन की तरमीम में, आयन की शिक में, यानी आयन के आर्टिकल 179 में तरमीम करना होगी वफाकी हुकूमत को। और तरमीम कैसे की जाएगी ये भी आयन पाकिस्तान बताता है। इस सिलसिले में हमें आयन के आर्टिकल 239 को पढ़ना होगा जिसमें आयनी तरमीम के तरीकाकार को बताया गया है। तो जनाब, आयनी तरमीम के लिए पार्लिमान यानी कि कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत का होना लाजिम है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के कल के फैसले के बाद भी और अब तक की जितने भी फैसले किए गए हैं या फिर सहूलतकारी की गई है, उस सारे मामले के बाद भी पार्लिमान की नंबर गेम क्या है। क्योंकि इससे कबल भी जब जब जैसे मैंने आपको बताया कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत से फैसला आता है, चाहे वो मखसूस नशिस्तों का मामला हो, जब मखसूस नशिस्तों के मामले पर फुल कोर्ट की तश्कील हुई थी, जिस रोज के ये मामला फुल कोर्ट सुनेगा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में, तो उस रोज भी एक मरतबा फिर इस बहस ने जन्म लिया था कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अब फुल कोर्ट बना चुके हैं, अब फुल कोर्ट में उनकी अक्सरियत है, अब फुल कोर्ट में ये मखसूस नशिस्तें हैं उन्हें हुक्मरान इत्तेहाद को दी जाएंगी, इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा जाएगा और ये आईनी तरमीम हो जाएगी, और इसे प्लान ए बताया जाता रहा। तो जनाब, उसी दिन भी मैंने वीडियो की थी, मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर वो मौजूद है। मैंने उसमें कहा था कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को ये फुल कोर्ट की तश्कील उनके गले पड़ने जा रही है और आईनी तरमीम नहीं हो सकेगी इस फुल कोर्ट की तश्कील के बाद। जिसके बाद हमने देखा कि उसी फुल कोर्ट ने 12 जुलाई को फैसला सुनाया और वो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म जारी किया। उसके बाद फिर दूसरा प्लान बी सामने आया कि जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फैसला है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने जिन 39 उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामजद किया है और 41 उम्मीदवारों के हवाले से अभी तक फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, तो ये प्लान बी है और इस सिलसिले में नशिस्तें हासिल करके जो आईनी तरमीम है वो की जाएगी और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन दी जाएगी। गुज़श्ता रोज कल फिर जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत से यह फैसला आया तो फिर एक मरतबा फिर इस बहस ने जन्म लिया। तो मैं इन तीनों मौकों पर हर बार आपको यह कहता रहा हूं कि हमें इस तमाम तर मामले में किसी खबर की बजाय, मेरे पास कोई खबर नहीं है, ये मेरा तज्जिया है, ये मेरी रिसर्च है कि मैंने देखा कि क्या आईनी तरमीम जो है वो किस सूरत में मुमकिन है। तो उसके लिए मुझे आयन के आर्टिकल 239 को पढ़ना पड़ा जिसमें लिखा था कि 2/3 अक्सरियत से ही आईनी तरमीम होगी। आईनी तरमीम इस सिलसिले में जरूरी है। पार्लिमान में 224 लोग कौमी असम्बली में और मौजूदा सेनेट के हाउस के मुताबिक 64 लोग जो हैं वो वफाकी हुकूमत को या गवर्नमेंट अलायंस को चाहिए होंगे इस आईनी तरमीम के लिए।
ये आईनी तरमीम ज्वाइंट सेशन के जरिए नहीं हो सकती, ये दोनों हाउसेज में अलग अलग पास करनी होगी और फिर आइन के आर्टिकल 179 में तरमीम करनी होगी। तो अब तक की पार्लियामान की नंबर गेम क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, और फिर अब चाहे जितने भी फैसले दिए गए हैं उसके बाद की सूरत हाल क्या बनेगी वो भी आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इस आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली में मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद को 224 लोग चाहिए, यानी 224 MNAs चाहिए इस तरमीम के हक में वोट डालने के लिए। और इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के पास 212 लोग हैं, और ये 212 लोग भी ऐसे हैं जिनमें 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें मैंने शामिल किया है। इन 212 लोगों में गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उन जो 3 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को दी गई, वो तीनों नशिस्तें मैंने इसमें ऐड की, जिसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद का अलायंस बना 212। अब इस 212 में भी एक बड़ी जबरदस्त कहानी है। 212 में से 3 लोग ऐसे हैं जिनमें से एक है चौधरी अलियास साहब, ये गुजरात से MNA मुंतखब हुए। जब ये MNA मुंतखब हुए तो ये PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। और उसके बाद आदिल बादोजई साहब हैं, ये क्वेटा से MNA मुंतखब हुए और ये भी PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। जब ये जीत के आ गए तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने चौधरी अलियास हवाले से नोटिफिकेशन निकाला कि इन्होंने काफ लीग को ज्वाइन कर लिया है, और आदिल बादोजई के हवाले से नोटिफिकेशन निकाला कि इन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया है। मगर ये दोनों शख्सियात अब भी अपोजिशन बेंचेस में बैठती हैं और ये कहती हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान है। जो तीसरे इनमें साहब मौजूद हैं वो काफ लीग के हुसैन इलाही साहब हैं, ये भी गुजरात से MNA मुंतखब हुए थे। आखिरी मरतबा इन्हें पार्लियामान में तब देखा गया था, कौमी असम्बली में तब देखा गया था जब ये ओथ लेने यानी हल्फ लेने आए थे। उसके बाद ये पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और हमारी कुछ लोगों से बात हुई है तो जराए का ये बताना है कि ये पाकिस्तान भी छोड़ चुके हैं और इस वक्त बैरून मुल्क हैं। तो इन 3 लोगों को भी मैं जब शामिल करता हूं तो भी 212 की तादाद बनती है जनाब कौमी असम्बली में मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के पास। और इसमें अगर अपोजिशन अलायंस की बात की जाए यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर, उनकी तादाद 99 बनती है, जिनमें जमीयत उलमा इस्लाम के 8 लोग हैं, MWM के 1, BNP का 1 और PK मैप का भी 1 रुकने असम्बली है। अब जनाब 212 लोग हैं, यहां पर 12 मजीद MNAs चाहिए हुक्मरान इत्तेहाद को। किस सिलसिले में? आईनी तरमीम के सिलसिले में। 12 कहां से आएंगे? अब मजीद 12 कैसे होंगे? क्या 12 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवारों को कैसे हरवाया जाएगा? इस सिलसिले में अब तकरीबन ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो चुकी है। कल के फैसले को जहां तक मैं समझा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम जरूर कर रही है कि 9 नशिस्तें ऐसी हैं, 9 उम्मीदवारों के जो दोबारा गिनती से मुताल्लिक केसेस थे वो इलेक्शन कमीशन में थे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती का इलेक्शन कमीशन का अख्तियार तस्लीम कर लिया है तो मजीद 9 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छीन कर मुस्लिम लीग नून को दे दी जाएंगी। मगर गुज़श्ता रोज के फैसले की मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि अब तमाम तर जो मामलात हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तो अब 12 लोग चाहिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 12 लोग चाहिए हुक्मरान इत्तेहाद को। और मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया है वो बात तो आप ज़हन नशीन कीजिए कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन को और हुक्मरान इत्तेहाद को हर सूरत अमल दरामद करना पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। मखसूस नशिस्तों का डिटेल जजमेंट अनकरीब आ जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह वो जजमेंट लिख रहे हैं और उस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह की क्या स्टैंडिंग है, उनकी फुटिंग क्या है सारे मामले में, वो गुज़श्ता 3 दिनों में, एक दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ओपन कोर्ट में कमरा अदालत नंबर 2 में, दूसरे दिन एक तहरीरी फैसले में और तीसरे रोज इस्लामाबाद के एक निजी होटल में खिताब के दौरान कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद होगा। तो जो जस्टिस मंसूर अली शाह की फुटिंग है वही दीगर 7 जजेस की भी है। लिहाजा मखसूस नशिस्तों को तो ये लोग भूल जाएं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। तो 12 लोग चाहिए कौमी असम्बली की हद तक इन्हें आईनी तरमीम करने के लिए। एक लम्हे के लिए हम सोच लेते हैं कुछ ऐसा होता है, पाकिस्तान है जी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिससे ये 12 पूरे हो जाते हैं। तो फिर सेनेट में भी तो 2 तिहाई चाहिए, और इस एक सेनेट की नंबर गेम क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। जो गवर्नमेंट अलायंस है इनके इस वक्त 56 सेनेटर्स हैं, और मौजूदा हाउस KP के सेनेट के इंतखाबात नहीं हुए। KP के सेनेट के इंतखाबात ना हो और उसके बाद मौजूदा हाउस जो है वो जितना है उसकी 2 तिहाई 64 बनती है, और हुक्मरान इत्तेहाद के पास तो हैं 56, मजीद इन्हें 8 लोग चाहिए। और उसमें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बताऊं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त 19 जो सेनेटर्स हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, इनमें सेनेट में थोड़ी सी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जो नॉन अलाइंड
सेनेटर्स हैं या जमातें हैं, उनमें जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के 5 सेनेटर्स हैं और ANP के 3, BNP मंगल का 1 और PMLQ के 1 है। अच्छा, अब 8 चाहिए यहां पर हुक्मरान इत्तेहाद को आईनी तरमीम के लिए। उस सिलसिले में उन्हें JUIF को और ANP को मनाना पड़ेगा। एक सिलसिले के लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ANP अवामी नेशनल पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब चाहें तो उन्हें मना सकते हैं, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ने आज के रोज ही जो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के हवाले से मौलाना फजल रहमान का अलामिया है, वो जो हसास मामला है मुबारक सानी केस का, उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ जाकर जो एक अलामिया जारी किया है, तो उसके बाद तो भूल ही जाइए कि जो जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान है वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के एक्सटेंशन के मामले में, इस आईनी तरमीम के मामले में वफाकी हुकूमत का साथ देगी। अच्छा, अब अगर इस वक्त तो चलें, ये सूरत हाल है सेनेट में, अगर जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दे दी जाती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो 11 में से 10 सेनेटर KPK से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होंगे और 1 सेनेटर मुस्लिम लीग नून का होगा। और अगर ये मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती तो उसके बाद भी जो 5 सेनेटर्स हैं वो PMLN को मिलेंगे और जो 6 सेनेटर्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगे। तो ये थी अब तक की सूरत हाल, जिसमें ना तो इनके पास पार्लियामान में नंबर गेम पूरी है, ना तो इनके पास कौमी असम्बली में नंबर गेम पूरी है, और ना ही इनके पास सेनेट में नंबर गेम पूरी है। तो कोशिशें जरूर की जा रही हैं और उस हवाले से हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के खासे करीब हैं और आज भी उनकी चाहे वो इंसानी हकूक की पामाली हो, जमहूरियत पर शब-खून मारना हो, अदलिया की आज़ादी को सरेंडर करना हो, इन तमाम तर मामलों के बावजूद भी चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को आइन का, कानून का, बुनियादी इंसानी हकूक का अलंबरदार कहते हैं, डेड ऑनेस्ट हाई पेडिस्टल पर बिठाया जाता है। वही एक जो मुजस्मा है, वही जो एक उनका चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का जो एक आप कह लीजिए कि परसोना है, जो जस्टिस काजी फैज ईसा के वक्त था, वही तराशने की कोशिश की जाती है, बताने की कोशिश की जाती है। तो वो लोग कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा तो एक्सटेंशन ले ही नहीं रहे। तो हजूर, अगर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा एक्सटेंशन नहीं ले रहे तो एक्सटेंशन की बातें हैं, वफाकी हुकूमत क्लेम कर रही है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा कमेटियों के इजलास में बेंचेस की तश्कील में मखसूस नशिस्तों के केस में कह चुके कि हजूर ये आईनी तरमीम का मामला है, लिहाजा बेंच ऐसे 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 बनाना चाहिए। वो एक पूरी कहानी है, आप जानते हैं। और फिर जो दीगर मामलात हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने अटॉर्नी जनरल को यह कहा कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, तो उनकी जानिब से एक प्रेस रिलीज आ जानी चाहिए थी। यहां पर मुख्तलिफ मौक़ों पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब अपनी वजाहत पेश करते रहे हैं, तो इस इंतहाई अहम तरीन मामले पर वजाहत पेश कर देते हैं। आज भी एक प्रेस रिलीज कहें और कहें कि वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे, और वो 26 अक्टूबर को हर सूरत अगर वफाकी हुकूमत उन्हें एक्सटेंशन देती भी है तो वो रिजाइन करके चले जाएंगे, लेकिन उनकी जानिब से खामोशी है और सहूलतकारी वफाकी हुकूमत की पूरी की जा रही है। मखसूस नशिस्तों का मामला हो, उसमें भी चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का फैसला देख लीजिए, या उससे कबल इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट हो, 8 फरवरी से पहले प्री पोल रिगिंग हो, 8 फरवरी के रोज पोल डे रिगिंग हो, 8 फरवरी के बाद पोस्ट पोल रिगिंग हो, उसमें चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातों की जिस कदर सहूलतकारी की है, उसमें मैं कुछ कहूंगा तो आप मुझे कहेंगे कि शायद मैं किसी बायसनेस की वजह से कह रहा हूं। इस मुल्क के सबसे बड़े आला ओहदेदार, यानी कि बड़े तो नहीं, सबसे बड़े नहीं, एक कमिश्नर, रियासती ओहदेदार लियाकत चट्टा, उनका बयान जो है वो ऑन द रिकॉर्ड है। उसके अलावा कितने प्रेमा फिशाए सर्कमस्टांशियल एविडेंस है जिसकी बुनियाद पर आज भी ये बड़े वसूख से कहा जा सकता है कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जो है जो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। मगर अब तक की सूरत हाल के मुताबिक, पार्लियामान के नंबर गेम के मुताबिक, और अब तक की सूरत हाल के बाद और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के इन फैसलों के तनाजुर में भी जब मैं तमाम तर कैलकुलेशन निकालता हूं, जब मैं तमाम तर सूरत हाल को देखता हूं, तो मुझे चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की एक्सटेंशन दूर दूर तक होती नजर नहीं आ रही। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की एक्सटेंशन खारिजुल इम्कान है। उस हवाले से कोशिशें सरतोड़ की जा रही हैं, वफाकी हुकूमत भी कोशिश करेगी, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा भी कोशिश करेंगे, मगर मुझे ये दूर दूर तक होता दिखाई नहीं दे रहा। और आखिर में मैं क्लैरिफिकेशन करता चलूं कि मेरे पास इस हवाले से खबर कोई नहीं है, लेकिन मेरे पास ये सारी डाटा था, ये सारी नंबर गेम थी, ये सारी रिसर्च थी, जिसकी बुनियाद पर और अब तक की सूरत हाल पर और अपने तज्जिए की बुनियाद पर, अपनी अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर ये तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपके सामने रखी है। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी, वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।